अभी तक हमने ये समझ लिया है कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है और हमारा लंग्स कैसे काम करता है। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारा लंग्स कैसे काम करता है और ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं, है ना। जो सर्कुलेशन हमारे हार्ट के अंदर आता है वो लंग्स को भेजा जाता है, लंग्स उस सर्कुलेशन में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है और उसके अंदर ऑक्सीजन डाल देता है। फिर यह लंग्स ऑक्सीजन वाले ब्लड को दोबारा हार्ट में भेज देता है और हार्ट इसको अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को सर्कुलेट कर देता है। यहाँ से आगे की कहानी शुरू होगी हमारी और हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा कि हार्ट के पहले चैम्बर में ब्लड आता है, हार्ट के पहले चैम्बर में ब्लड आता है ना, यानी कि ये हमारा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आया होगा। हार्ट जब श्रिंक करा तो ये हमारे पहले चैम्बर से ब्लड दूसरे चैम्बर में चला गया होगा, दूसरे चैम्बर से फिर ये श्रिंक करा होगा तो ये हमारे हार्ट में से ब्लड निकल कर कहाँ पहुंच गया, हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एल्वुलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाती है और ब्लड इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से हार्ट के तीसरे चैम्बर में भेज देता है। फिर हार्ट श्रिंक होता है, तीसरे चैम्बर का ब्लड हमारे चौथे चैम्बर में पहुंचता है और चौथे चैम्बर से हमारी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई शुरू हो जाती है और इसको हम बोलते हैं अरोटा। अरोटा, इसको हम बोलते हैं अरोटा। अरोटा यानी कि एक बड़ा पाइप जिसमें पूरा का पूरा प्योर ब्लड है, उसकी अलग अलग दो शाखाएं चली जाती हैं। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर आर्टरी और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर आर्टरी। यहाँ पर लिखा हुआ है इंफीरियर आर्टरी, यानी कि ऊपर की तरफ जो प्योर ब्लड को लेके जाएगी वो सुपीरियर हो जाएगी और नीचे की तरफ जो प्योर ब्लड को लेकर आएगी वो इंफीरियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ऊपर की तरफ पहले देख लेते हैं। ऊपर की तरफ ब्लड चला जाता है, ऊपर की तरफ का यानी कि हार्ट से ऊपर के हिस्से, उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका हेड आ जाएगा, आपका नेक आ जाएगा, आपका अपर लिम्स आ जाएंगे, है ना। अपर लिम्स का मतलब दोनों हाथ, मेरे दोनों हाथ हैं, मेरी गर्दन है, मेरा चेस्ट का एरिया है, मेरा फेस है, मेरा ब्रेन है, जितना भी ये हार्ट से ऊपर का एरिया है, इन सबको प्योर ब्लड की सप्लाई किससे हो जाती है, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हो जाती है, सुपीरियर आर्टरी के द्वारा हो जाती है ना। सुपीरियर आर्टरी के द्वारा इनको प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और ये सभी अपना अपना काम उस ब्लड से कर लेते हैं। जैसे हमारे घरों में भी साफ पानी आता है, हम अपना अपना काम उस पानी से कर लेते हैं और हम उस पानी को यूज करके क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी इस प्योर ब्लड को यूज कर कर उसे इनप्योर ब्लड में बदल देता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। अब इन सब ने इस प्योर ब्लड के सप्लाई का यूज किया, अपने जो भी फंक्शन है उन फंक्शन को कंप्लीट करने के दौरान यह इसमें से ऑक्सीजन का यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आ जाती है, तो ये इनप्योर ब्लड हो जाता है। इनप्योर ब्लड को सुपीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, हार्ट के अंदर भेज दिया जाता है। यानी कि जब इन्होंने इस प्योर ब्लड की सप्लाई यूज कर ली, उसके बाद में उस ब्लड का क्या करेंगे, ये सुपीरियर वेना कावा बन जाएगी और सुपीरियर वेना कावा दोबारा से हार्ट में मिक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हमारी सुपीरियर आर्टरी और सुपीरियर वेना कावा इन दोनों का फंक्शन हमें समझ आ गया कि भाई सुपीरियर आर्टरी के द्वारा हमारे अपर लिम्स को, दोनों हाथों को, हमारे फेस को, ब्रेन को, गर्दन को, कंधों को प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है और उसका इस्तेमाल हो जाता है। इस्तेमाल का मतलब ये है कि जो हमारा अपर पार्ट है उसके टिश्यूज से बना होगा, टिश्यूज यानी कि सेल से बने होंगे और सेल का मतलब हर सेल तक वो प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंच जाती है। हम सेल के चैप्टर में देखेंगे कि सेल कैसे प्योर ब्लड का यूज करता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइकोजन है। जैसे ही ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करती है, ग्लाइकोजन जो है वो बर्न होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी देता है, जिस एनर्जी से हम लोग दिन भर काम करते हैं। और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो ब्लड में मिल जाती है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के पहले चैम्बर में आता है और ये फिर वही सर्कुलेशन में वापस चला जाता है। अब आती है कहानी कि ये तो कहानी समझ आई। अब ये इंफीरियर आर्टरी जो है, जो नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ जो पाइपलाइन गई है ना, उस पाइपलाइन का सबसे पहले एक और
ब्रांच निकलेगी इस पाइपलाइन से, क्योंकि हर मोहल्ले तक पानी पहुंचाना है, हर मोहल्ले तक प्योर ब्लड पहुंचाना है ना। तो पहले मोहल्ले का नाम है हमारा लीवर। लीवर हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। लीवर को सबसे पहले हमारे, क्योंकि लीवर पूरी बॉडी के लिए काम करता है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, तो उसको सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्योर ब्लड की एक ब्रांच निकलती है, एक पाइपलाइन निकलती है यहाँ से, इसका नाम है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी किसमें से निकली? एक ब्रांच इंफीरियर आर्टरी से निकली। इंफीरियर आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, एक शाखा निकलती है, एक पाइपलाइन निकलती है जो कि लीवर को सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंचाती है। लीवर को सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंची और उस पाइप का क्या नाम रखा हमने? हिपैटिक आर्टरी। आर्टरी मतलब अच्छा ब्लड। हिपैटिक वर्ड जब भी आता है तो ये लीवर को इंडिकेट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, तो ये लीवर की बीमारियां हैं, लीवर के इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारियां हैं। तो हिपेटाइटिस हिपैटिक से बना है। हिपेटाइटिस वही आ गया जब मैंने कहा कि किसी ऑर्गन के साथ में ITIS जुड़ जाता है तो उस ऑर्गन की इन्फ्लामेशन को बताता है कि उसकी ऑर्गन में क्या हो गया है? इन्फ्लामेशन हो गया है। तो हिपेटाइटिस क्या हुआ कि इन्फेक्शन धीरे धीरे इन्फ्लामेशन में चेंज हो गया। लीवर में इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ और वो धीरे धीरे क्या है? इन्फ्लामेशन में चेंज हो गया। तो यहाँ पर हिपैटिक आर्टरी के द्वारा लीवर को प्योर ब्लड की सप्लाई पहुंचती है, क्योंकि लीवर का काम करना बहुत जरूरी है। लीवर का काम करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे घर में अगर पानी ना आ रहा हो तो अगर हमें बाहर से पानी लाना पड़े तो हम सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं? उस पानी को कहाँ रखते हैं? किचन में ले जाकर रखते हैं। वे पहले खाना तो बनना ही चाहिए, नहाए तो हम बाद में भी लेंगे, कपड़े तो हम बाद में भी धो लेंगे, सबसे पहले पानी का इस्तेमाल हम कहाँ के लिए करते हैं? किचन के लिए करते हैं। भाई खाना तो बनना ही चाहिए। तो लीवर हमारी बॉडी का क्या है? उतना ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जितना हमारे घर के अंदर किचन का रोल है। तो सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई कहाँ जाती है? लीवर के पास जाती है। लीवर अपना काम करता है, उसे 1500 से ज्यादा केमिकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बॉडी के लिए बनाने हैं, उनको यूज करता है, उनको बनाने का काम करता है प्योर ब्लड को पाकर, और वो इसी दौरान इस ब्लड को क्या कर देता है? इनप्योर कर देता है ना। तो इनप्योर ब्लड यहां से लीवर से यूज होने के बाद ये बाहर निकलता है और ये किस रास्ते से निकलेगा? हिपैटिक वेन के द्वारा निकलेगा, है ना। भाई घर में हमने उस पानी का यूज कर लिया साफ पानी का, तो नालियों से निकलेगा, नालियों से साफ पानी तो निकलेगा नहीं। तो नालियों में से अगर कोई पानी निकल रहा है तो उसका मतलब क्या है? वो गंदा ही है ना। तो वेन के माध्यम से इनप्योर ब्लड बाहर निकलता है और इस वेन को हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन के द्वारा ब्लड, जो इनप्योर ब्लड है, वो बाहर आ जाता है। और ये जो वेन है वो आगे जाके कहाँ मिल जाती है? इन्फीरियर वेना कावा में मिल जाती है। जैसे हमारे मोहल्ले की नालियां भी जाकर बड़े नाले के अंदर मिल जाती है ना, ताकि बड़े नाले में जाकर वो पानी शुद्ध होने के लिए जाता है। तो इसी प्रकार ये ब्लड भी, इनप्योर ब्लड हमारे इन्फीरियर वेना कावा के साथ मिल जाता है। ये सारा का सारा एरिया क्या है? इन्फीरियर वेना कावा का है। इन्फीरियर वेना कावा कहाँ ले जा रही है ब्लड को? हार्ट के पहले चैम्बर में लेके जा रही है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी समझ आई कि लीवर को सबसे पहले प्योर ब्लड की सप्लाई होती है इन्फीरियर एरिया में, और वह उस पानी का, उस ब्लड का इस्तेमाल करता है अपने फंक्शन में। तो इसके हार्ट के और लीवर के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इस भाग को? हिपैटिक सर्कुलेशन। हिपैटिक सर्कुलेशन का मतलब कि कैसे हार्ट से लीवर को ब्लड पहुंचा और लीवर उस ब्लड का यूज करके कैसे उसे हार्ट में भेज देता है। ये जो सर्कुलेशन है, हार्ट और लीवर के बीच का कनेक्शन क्या कहलाता है? हिपैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। हार्ट और लीवर के बीच का सर्कुलेशन क्या कहलाता है? हिपैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो पहला सर्कुलेशन हमारा नीचे का कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये नीचे से एक और बड़ी पाइपलाइन नीचे की तरफ जारी होगी, जो इन्फीरियर आर्टरी थी हमारी नीचे जा रही है, उससे एक और शाखा निकलती है, उससे एक और ब्रांच निकलती है, एक और पाइपलाइन निकलती है जो ब्लड पहुंचाती है, जो प्योर ब्लड पहुंचाती है सिप्स को। सिप्स क्या है? एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप है। तो ग्रुप कौन कौन से? स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप को यहाँ बोलते हैं पोर्टल। आपने सुना होगा ना, इस पोर्टल पर जाएंगे हमको सारी जानकारी मिल जाएगी, यानी कि बहुत सारी जानकारी एक ही जगह पर जहां मिलती है उसको हम पोर्टल बोलते हैं, है ना। आधार कार्ड का पोर्टल है, वोटर कार्ड का पोर्टल है, हर चीज का अपना अपना पोर्टल बना रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है सिप्स, जिसको हम कहते हैं सिप्स पोर्टल है। पोर्टल
है ना। सिप्स हम वैसे बोलते हैं इसको, शॉर्ट में सिप्स हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, है ना। और इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, पोर्टल बोलते हैं। तो पोर्टल ये है, ये पोर्टल कहलाता है। अब जो इनको प्योर ब्लड की सप्लाई भेजेगी उस पाइपलाइन को हम क्या कहेंगे, उस पाइपलाइन को कहते हैं पोर्टल आर्टरी। क्योंकि ये पोर्टल आर्टरी का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को एक साथ प्योर ब्लड की सप्लाई भेज रही है ना। किसको भेज रही है, सिप्स को भेज रही है। तो ये कौन सी आर्टरी हो गई, पोर्टल आर्टरी हो गई। पोर्टल आर्टरी का मतलब समझ आया, पोर्टल आर्टरी जो कई सारे ऑर्गन्स को एक साथ प्योर ब्लड की सप्लाई भेज रही है। जैसे कई बार आपके यहाँ बड़ा सा टैंकर आता है, जब पानी नहीं आ रहा होता तो बड़े से टैंकर में बहुत सारे लोग एक साथ पानी भर रहे होते हैं, एक साथ भर रहे होते हैं, जबकि हमारे घरों में अलग अलग पानी आ रहा होता है। तो जो एक साथ जो ग्रुप हुआ, तो ग्रुप को क्या बोला, पोर्टल बोला। तो पोर्टल इसको बोलते हैं, पोर्टल आर्टरी के द्वारा सिप्स को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। बात समझ आई इतनी कि पोर्टल आर्टरी के द्वारा सिप्स को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। इस सिप्स के अंदर कौन कौन है, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, स्प्लीन। 98% तो इसमें क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही है। एक स्प्लीन को छोड़ दिया जाए, एक स्प्लीन को छोड़ दिया है। तो स्प्लीन को भी हमने इसलिए इन्वॉल्व करा क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो एरिया को होती है, ना कि ऑर्गन को होती है। हमने जैसे न्यूरोथेरेपी में ये इस एरिया का नाम क्या रखा, स्प्लीन रखा। यहाँ केवल स्प्लीन तो नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे और भी ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे ही मेडिकल साइंस में इस एरिया में भी ब्लड सप्लाई पहुंचती है। तो इस एरिया में हमने इसका नाम क्या रख दिया है, स्प्लीन रख दिया है। तो स्प्लीन यहाँ पर इसका यूज करा गया है, हालांकि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही यूज करा गया है। ये एरिया भी तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आएगा, यहाँ पर भी तो हमारी ट्रांसवर्स कोलन आएगी, यहाँ पर भी तुम्हारी डिसेंडिंग कोलन आएगी। तो लेकिन इस एरिया में ब्लड सप्लाई जो जा रही है वो स्प्लीन का नाम हमने रख दिया है। तो सिप्स को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है और इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अपने कामों को कर लेता है, अपने कामों को कर लेता है, अपने अपने काम जो भी उसके। हमने पढ़ा था पेट का क्या काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़कर आ रहे हैं हम लोग। पेट का काम क्या है, हर चीज को डाइजेस्ट करना है, उसे एसिडिक फॉर्म में बनाना है। जो भी हमने पढ़ा है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का काम पढ़ा है। इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दोनों के लिए है, ये केवल स्मॉल या लार्ज के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। इंटेस्टाइन जो है वो दोनों के लिए है। और जो पैंक्रियाज है वो हमारा ऑर्गन ही है ना। तो और लीवर को हमने पहले ब्लड सप्लाई पहुंचा दी है। लीवर के पास पहुंचेगी तो गॉल ब्लैडर के पास अपने आप पहुंचेगी, क्योंकि गॉल ब्लैडर का जो कंट्रोलर है वो कौन है, लीवर ही है। तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, यानी कि यहाँ तक आते आते पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्योर ब्लड की सप्लाई हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऑर्गन सभी अपने अपने काम करते हुए इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड कर देंगे, इनप्योर ब्लड बना देंगे। तो उस इनप्योर ब्लड का कनेक्शन कहाँ जुड़ना चाहिए, उस कनेक्शन कहाँ जुड़ना चाहिए, डायरेक्ट इंफीरियर आर्टरी में जुड़ना चाहिए नियम के हिसाब से। तो यही होना चाहिए ना कि भाई नियम के हिसाब से उस पोर्टल आर्टरी के बाद में जब वो उस ब्लड का यूज हो गया तो पोर्टल वेन के द्वारा वो इंफीरियर वेना कावा में जुड़ना चाहिए था, प्योर होने के लिए जाएगा वो। तो इसको यहां पर कनेक्ट करा जा सकता था, लेकिन एक समस्या ये आई कि ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड जो इम्प्योर ब्लड आएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, पोर्टल वेन बोलेंगे। ये पोर्टल वेन ये तो है, ये पोर्टल वेन तो ही नियम के हिसाब से इस पोर्टल वेन को इंफीरियर वेना कावा में जुड़ना चाहिए था, लेकिन भगवान ने क्या करा, इसको पोर्टल वेन को कहां जोड़ दिया, लीवर के साथ जोड़ दिया। इसको कहां जोड़ दिया, लीवर के साथ जोड़ दिया। अब लीवर के साथ जोड़ दिया तो इसके साथ क्या, इसके नाम के आगे क्या जुड़ जाता है, जब लीवर के साथ जुड़ा है तो हिपेटिक जुड़ जाएगा। तो हिपेटिक पोर्टल वेन ये बन जाती है हिपेटिक पोर्टल वेन, क्योंकि ये जो पोर्टल वेन थी ये लीवर के साथ जुड़ जाती है, लीवर को हम हिपेटिक बोलते हैं। तो हिपेटिक पोर्टल वेन जो कि जबकि ये इंफीरियर वेना कावा से जुड़नी चाहिए थी नियम के हिसाब से, लेकिन भगवान ने इसको किसके साथ जोड़ दिया, लीवर के साथ जोड़ दिया। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि लीवर, हम जो कुछ भी खाते हैं स्टमक में खाएंगे, जो हम कुछ खाएंगे पेट में जाएगा, पेट से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाएगा। अब ये ब्लड
अब यही ब्लड अगर ये यहाँ जोड़ दिया जाता तो ये पहले कहाँ जाता, हार्ट के पास जाता, पहले ब्लड हार्ट के पास जाता, फिर ये सर्कुलेट करके फिर लीवर के पास आता, है ना। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि आपने न्यूट्रिशन खाया, बॉडी ने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया, विटामिन को करा, कार्बोहाइड्रेट को करा, मिनरल्स को करा, तो ये घूम फिर कर फिर लीवर के पास पहुंचते हैं, फिर इनका लीवर डिस्ट्रीब्यूट करता है ना लीवर। और इससे पहले यहाँ पर क्या होता, अफरा तफरी सी मच जाती। क्यों? क्योंकि जब इनके यह ब्लड अगर यहां जुड़ जाता तो इनके पास में क्या होता, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, सब कुछ इन्हीं के पास जाता। तो यहां से ये ब्लड बहुत हैवी हो जाता, और हैवी ब्लड कहां जुड़ता, इंफीरियर वेना कावा में जुड़ता, और ये पूरा का पूरा ब्लड कहां जाता, हार्ट के पास जाता, और हार्ट के पास भी प्रेशर बढ़ जाता। और प्रेशर बढ़ता तो बढ़ता, हार्ट कहता है यार मेरे पास ही सब चीजें आई हैं, तो पहले मैं रख लेता हूं अपने पास, लीवर के पास बाद में भेजेंगे, है ना। और यहां से जितने भी ऑर्गन्स जुड़ते हैं इसके साथ में, बीच में आते, वो सब ऑर्गन्स अपने अपने हिसाब से इकट्ठा कर लेते। जैसे कोई चीनी की बोरी यहाँ खोल के रख दी जाए और सबसे कहे कि आपको सबको बराबर लेनी है, कोई लेगा बराबर, वो अपनी मर्जी से कोई कटोरी भर के ले लेगा, कोई भगोना भर के ले लेगा, कोई 2 किलो ले जाएगा, कोई 3 किलो ले जाएगा, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर उसको एक आदमी की जिम्मेदारी लगा दी जाए कि भाई आपने एक एक कटोरी ही सबको देनी है, तो अब एक ही कटोरी मिलेगी, तो वो जिम्मेदारी किसकी है, लीवर की है। कि लीवर की जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत के हिसाब से ही करे। किसी के घर में 10 लोग रहते हैं तो उसे 4 कटोरी दे दे भाई, किसी के घर में एक ही व्यक्ति रहता है तो आधी कटोरी दे दे। तो ये कौन करेगा, ये लीवर करता है। तो लीवर के साथ में इसीलिए इसका कनेक्शन करा कि ये सारा का सारा जितना भी न्यूट्रिशन है वो पहले कहां जाएगा, लीवर के पास जाएगा, और लीवर इसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है जरूरत के हिसाब से किसको कहां जाना है। लीवर और थायराइड ग्लैंड ये दोनों मिलकर हमारे खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसी को हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। मेटाबॉलिक रेट क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक रेट का मतलब कि जो कुछ भी हमने खाया और उसको डाइजेस्ट करा और उसे एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी को जरूरत के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जब मेटाबॉलिक रेट हमारा ज़्यादा या स्लो हो जाए, यानी कि फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, तो भी हमारे को गड़बड़ी हो सकती है, हमें बीमारियां आ जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत खाता हूं लेकिन वेट नहीं बढ़ता। इसका मतलब कि आप जो खा रहे हैं उसका उतना ही यूज होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कम खाता हूँ मेरा वेट बढ़ता ही चला जाता है, यानी कि जो आपको भोजन मिला है उसको वो संचित कर रहा है, उसका यूज ही नहीं हो पा रहा। तो इसकी वजह से वो थोड़ा भी खाएगा, थोड़ा खाने से भी उसका वेट बढ़ जाता है। तो ये समस्या ना आए इसके लिए लिवर और आपका थायराइड ग्लैंड जिम्मेदार है कि आप अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है और ठीक है, तो इसका मतलब आपका थायराइड और लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ना। तो इस मेटाबॉलिक रेट को ठीक करने का काम हमारा लिवर और थायराइड करते हैं। तो ये तो एक पॉजिटिव हुई कि लिवर सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि आपको हड्डी वहाँ जाना है, आपको कैल्शियम यहाँ कम है तो वहाँ पहुँचना है, वो सब जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये एक अच्छी बात हुई। इसमें एक और पॉजिटिव बात ये भी होती है, ये तो हमने एक देखा कि ये न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से लिवर के पास पहुँची। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से जहर पी लिया, गुस्सा हुए, बहुत सारे आजकल तो नौजवान बच्चे हैं बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, कोई जहर पी लेता है, कोई चूहे मारने की दवाई ले लेता है, कोई कॉकरोच मारने की दवाई पी लेता है, कोई धमकी दे देता है, कुछ करता है। और कई लोग कर भी लेते हैं, कई बहुत सारे बच्चे मिट्टी का तेल पी लेते हैं गुस्से में। गांव में और कुछ मिलता नहीं तो मिट्टी का तेल ही पी लिया, शहर में चूहे मारने की दवाई होती तो वही खा लेते हैं। तो ये खाने के बाद में ये भी तो इसी डायरेक्शन से जाएगा, ये भी तो इस सिस्टम से ही गुजरेगा। तो ये सिस्टम से अगर मान लीजिए भगवान इस लिवर के कनेक्शन को यहां जोड़ देता, तो उस समय क्या होता कि जो आपने चूहे की दवाई खाई है वो डायरेक्ट कहां जाती, हार्ट के पास जाती। तो सबसे पहले हार्ट हमारा डैमेज होता, और हार्ट के डैमेज होते ही सब कुछ खराब हो जाता है ना। और ये हार्ट क्या करता, पूरी बॉडी में उस जहर को फैला देता, क्योंकि बॉडी यहीं से पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जाना है। तो भगवान ने क्या करा कि एक चीज तो वो जो पॉजिटिव थी, और ये भी पॉजिटिव चीज कि अगर गलती से आपने कुछ भी खा लिया, गुस्से में खा लिया, तो फिर वो सारी चीजें कहां पहुंचेंगी, लिवर के पास पहुंचेंगी, है ना, लिवर के पास पहुंचेंगी। और लिवर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, गेट कीपर है। वो बॉडी के अंदर हर चीज को घुसने ही नहीं देता,
वो बॉडी में बाद में घुसने देगा, पहले खुद लड़ेगा उससे। तो लीवर के पास में कफर सेल्स होती हैं। लीवर के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स है कफर सेल्स, जो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक आ जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करने की ताकत हमारा लीवर कर रखता है। तो लीवर जब तक ठीक है, जब तक जिंदा है, जब तक स्वस्थ है, वो आपको बीमार नहीं होने देगा। और इसीलिए बहुत बार पिक्चरों में भी, कहानियों में भी आपने सुना होगा, कई बार टीवी सीरियल्स में या आप मूवी देख रहे होते हैं, कोई जहर पी लेता है गलती से, नींद की दवाइयां खा लेता है, गुस्से में आकर एक बोतल पूरी की पूरी खा लेता है और हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर आपसे दो चीजें कहता है कि एक कहता है कि आपने समय रहते आप इसे लेकर आ गए, ये बच जाएगा, है ना। क्यों समय रहने का मतलब है कि वो जो जहर है वो लीवर को क्रॉस नहीं कर पाया है, और यानी कि पूरे बॉडी में जहर नहीं फैला है, हम इसे रोक सकते हैं, है ना, तो हम उसे बचा सकते हैं। और कई बार डॉक्टर क्या कहते हैं कि आपने आने में बहुत देर कर दी, अब जहर पूरी बॉडी में फैल गया है, इसका मतलब कि वो जहर लीवर को क्रॉस कर गया है ना, लीवर को क्रॉस कर गया है। जब वो क्रॉस कर जाएगा तो अल्टीमेटली वो हार्ट के पास ही जाएगा और हार्ट उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, है ना। तो इन दो वजहों से भगवान ने आपके पोर्टल वेन के सर्कुलेशन को इंफीरियर वेना कावा में जोड़ने की बजाय कहां जोड़ दिया? लीवर के पास जोड़ दिया। आप अच्छी चीजें खाएंगे तो भी लीवर देखेगा, आप गलती से खराब चीजें भी खा लेंगे तो भी लीवर ही देखेगा। ये डिपेंड ये करता है कि आपका लीवर कितना स्ट्रॉन्ग है ना। आपका जो मॉल है, कोई ज्वेलरी का शॉप हो और वहां पर कैसा बॉडीगार्ड चाहिए, कैसा गेट कीपर चाहिए, स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए। ऐसा दुबला पतला सा कोई वहां पर बिठा दो कोई बंदूक लेके, तो वो ज्वेलरी शॉप की रखवाली कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, उसे कोई भी थप्पड़ मार के अंदर घुस जाएगा, है ना। तो ज्वेलरी शॉप की अगर रखवाली करनी है, हमारा शरीर क्या बहुत अमूल्य है ना, गहनों से, सोने से, चांदी से भी ज्यादा महंगा हमारा शरीर है ना। कभी अगर इसकी कीमत देखनी हो तो डॉक्टर के पास चले ना, कहना मुझे किडनी बेचनी है अपनी, तो डॉक्टर बता देगा कि किडनी की कीमत कितनी है। लाखों रुपए में किडनी की कीमत है, लीवर की कीमत लाखों रुपए में है ना, आंख की कीमत लाखों रुपए में है। बेच देते हैं जो तस्करी करते हैं, है ना, वो बेचते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की आपकी बॉडी है, तो इस बॉडी की गेट कीपर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो हमारा कौन है? लीवर है। तो हमें लीवर को स्ट्रांग रखना है। लीवर जितना स्ट्रांग रहेगा, जब तक रहेगा, वो आपको बीमार नहीं होने देगा, वो किसी भी तरीके से आपको बीमार नहीं होने देगा। और ये बात भी सत्य है कि अगर आप बीमार हैं तो लीवर भी बीमार है। आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है, किसी भी तरीके की है, अगर बीमारी है तो इसका मतलब लीवर आपका बीमार हो चुका है। तो जब तक लीवर स्ट्रांग होगा, जब तक लीवर आपका ठीक होगा, आप बीमार हो ही नहीं सकते। तो हर बीमारी में न्यूरोथेरेपी लीवर पॉइंट तो देती ही देती है, चाहे बीमारी कुछ भी हो, बालों की समस्या हो, स्किन की समस्या हो, यूरिन की समस्या हो, ब्लड की समस्या हो, आंखों की समस्या हो, लीवर पॉइंट तो हम देते ही देते हैं। तो वजह क्या है? वजह यह है कि हर बीमारी का पीछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका लीवर इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसलिए लीवर को हमें स्ट्रॉन्ग करके रखना है। हमारा शरीर किसी सोने की दुकान से कम नहीं है, और इस सोने की दुकान की रखवाली वही कर सकता है जो गेट कीपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो उस स्ट्रॉन्ग गेट कीपर का नाम है लीवर, है ना। तो ये लीवर आपके सिप्स के द्वारा आए हुए टॉक्सिन्स को और यूजेबल चीजों को, दोनों की रखवाली करता है, दोनों की चीजों पर देखता है कि किसको आगे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। इवन ना केवल इन चीजों को, आपकी मेडिसिन को भी ये जाने से रोकता है। आपकी मेडिसिन, आप जो कुछ भी मेडिसिन खा रहे हैं, ये इनको अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि उसे पता है कि ये जो मेडिसिन हैं, इनका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी को हो सकता है ना। तो इसीलिए ये डॉक्टर्स को भी पता है कि अगर हम 25 mg की मेडिसिन दे रहे हैं तो लीवर इसको रोक लेगा, इसका असर नहीं होगा। तो वो जहां 25 mg की मेडिसिन की जरूरत है, वहां वो कितने की देंगे? वहां 50 mg की देते हैं। उन्हें पता है 25 तो ये लीवर ही रोक लेगा, और 25 उसको पार करके जा पाएगी, है ना। तो उस हिसाब से मेडिसिन का भी हमारा कंट्रोलर होता है, यानी कि उसका मेजरेबल होता है ना। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि लीवर हमारा, अब ये जो सिप्स का ब्लड है, इनप्योर ब्लड है, वो कहाँ पहुंचता है? लीवर के पास पहुंचता है। और लीवर के पास किससे पहुंचता है? हेपेटिक
पोर्टल वेन के द्वारा पहुंचता है। पोर्टल वेन हमें समझ आए, हिपेटिक कौन इसके आगे जुड़ गया, तो हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर से हमारा इम्प्योर ब्लड जुड़ जाता है। तो अब मैंने ध्यान होगा, कल मैंने आपको बताया था कि लीवर को डबल ब्लड सप्लाई है। कल मैंने बताया था 3 ऑर्गन्स को हमारी डबल ब्लड सप्लाई होती है, हार्ट को, लीवर को और लंग्स को। तो हार्ट को और लंग्स को तो मैंने कल बता दिया था आपको। लीवर का आपने यहां पर देखा कि पहले तो ब्लड सप्लाई ये वाली जो डायरेक्ट आ रही है, और दूसरी ब्लड सप्लाई ये वाली जो इसको इनडायरेक्ट आ रही है ना। तो यहां पर हमने प्रूफ करा कि लीवर को भी डबल ब्लड सप्लाई होती है, पहला हिपेटिक आर्टरी के द्वारा होती है और दूसरा हिपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस सिस्टम को, अब हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे, हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, हिपेटिक सर्कुलेशन पढ़ा था, अब हमने क्या पढ़ा, हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन। अगर डायग्राम आता है कि हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन का डायग्राम बनाइए, तो आपको हार्ट, लिवर और सिप्स की जानकारी को, यानी कि इन तीनों ऑर्गन्स को जोड़ना है। इन तीनों, हार्ट को, लिवर को और सिप्स को, तीनों के कनेक्शन को दिखाना है कि यहां से ब्लड यहां जाएगा, यहां से ब्लड यहां जाएगा, यहां से हार्ट में जाएगा, हार्ट से पहले लिवर में आएगा, लिवर से और यहां से ही आपका सिप्स में जाएगा, सिप्स से फिर हार्ट में जाएगा। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स को हम दिखाएंगे, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन। या केवल इतना भी पूछा जा सकता है कि हिपेटिक पोर्टल वेन का डायग्राम बनाइए, सर्कुलेशन का नहीं, हिपेटिक पोर्टल वेन का डायग्राम बनाइए। तो हिपेटिक पोर्टल वेन कौन सी है हमारी, केवल ये वाली। तो हमें लिवर का डायग्राम बनाना है इस कनेक्शन के साथ में, और हमें इसके साथ ये करना है, नाम कुछ भी नहीं लिखना, केवल नाम हमने कौन सा लिखना है, ये वाला। तो ये वाली जो पाइपलाइन है इसका नाम ही हिपेटिक पोर्टल वेन है, हिपेटिक पोर्टल वेन है। तो हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन पूछा जाए, हिपेटिक पोर्टल वेन पूछा जाए, तो दोनों में फर्क है ना। हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन में तो ये पूरा ही आ जाएगा, और हिपेटिक पोर्टल वेन का डायग्राम पूछा है तो केवल हमने इस डायग्राम को, आप बना सारा दो लेकिन नाम केवल हमने ये वाला रखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई आपको पता है कि इसी पाइपलाइन का नाम हिपेटिक पोर्टल वेन है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग डायग्राम हुए। आपसे हिपेटिक सर्कुलेशन पूछा जा सकता है, आपसे हिपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन पूछा जा सकता है, आपसे हिपेटिक सर्कुलेशन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम यहां से निकल कर आते हैं। तो यहां तक की कहानी समझ आई आपको, क्लियर है यहां तक की। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से एक और पाइपलाइन नीचे की तरफ जा रही है। ये पाइपलाइन जाती है हमारी किडनी के लिए प्योर ब्लड लेकर। किडनी भी हमारी फिल्ट्रेशन करती है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 तरीके से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, एक गैसेस के रूप में होता है और एक एलिमेंट्स के रूप में होता है, यानी कि प्रोडक्ट के रूप में होता है। जैसे किडनी क्या करती है, एलिमेंट्स के तौर पर बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है तत्व के रूप में। जैसे आपका यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, या एक्स्ट्रा ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी बॉडी से किडनी ही बाहर निकालती है जब ग्लूकोज का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर। तो किडनी क्या करती है, एलिमेंट्स के तौर पर टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। लंग्स केवल गैसेस के रूप में टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो दो तरीके के हमारे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, एक एलिमेंट्स के तौर पर और एक हमारे गैसेस के रूप में, है ना। तो एलिमेंट्स के तौर पर ये ब्लड कहाँ जाता है फिल्टर होने के लिए, किडनी के पास जाता है। किडनी के पास, अब किडनी को जो काम करने के लिए प्योर ब्लड जा रहा है, तो प्योर ब्लड जो किडनी के पास जाता है वो किससे जाता है, रिनल आर्टरी के द्वारा जाता है। रिनल का मतलब किडनी है और आर्टरी का मतलब साफ ब्लड है। तो रिनल आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई हमारी किडनी को होती है। रिनल आर्टरी के द्वारा प्योर ब्लड की सप्लाई हमारी किडनी को होती है। किडनी उस ब्लड को फिल्टर कर देती है। एक्चुअल में देखिए, एक कॉन्सेप्ट को यहां समझना, हम प्योर और इनप्योर ब्लड जो हम बोल रहे हैं वो गैसेस के आधार पर बोल रहे हैं, है ना। गैसेस के आधार पर बोल रहे हैं कि भाई गैसेस के आधार पर प्योर ब्लड कौन सा है, ये वाला, है ना। इनप्योर ब्लड कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स के आधार पर देखें, एलिमेंट्स के आधार पर कि यानी कि टॉक्सिन्स रिमूव हुए उसके बाद ही तो प्योर होगा ब्लड,
जब टॉक्सिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, यूरिन के रूप में बाहर निकल जाए, तभी तो ब्लड प्योर होगा। तो एक्चुअल में तो जो किडनी की तरफ जो ब्लड जा रहा है, इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें ऑक्सीजन भले ही है लेकिन एलिमेंट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनाइन है, जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में हैं वो इस ब्लड में हैं। किडनी के पास जैसे ही जाते हैं, किडनी इसको फिल्टर कर देती है, फिल्टर करके यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती है और इस ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज कर इसे कार्बन डाइऑक्साइड डाल देती है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्लड आ रहा है ये प्योर है या इनप्योर है, ये प्योर ब्लड है या इनप्योर है? अगर हम गैसेस के रूप में देखें तो ये इनप्योर ब्लड है जो कि रिनल वेन के द्वारा निकल रहा है। रिनल वेन के अंदर गैसेस के रूप में इनप्योर ब्लड होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर हम एलिमेंट्स के तौर पर देखें तो ये प्योर ब्लड है क्योंकि किडनी ने इसको फिल्टर कर दिया, इसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया है, इसमें से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया है। चाहे यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, क्रिएटिनाइन हो, फास्फोरस हो, कार्बन हो, कुछ भी एलिमेंट्स के तौर पर हमारे ब्लड में है वो किडनी उसे बाहर निकालती है और बाहर ब्लड को फिल्टर करने का दूसरा तरीका हमारी बॉडी में कहीं भी नहीं है। एलिमेंट्स के तौर पर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, सोडियम, पोटेशियम या ग्लूकोज जो कुछ भी है वो किडनी ही बाहर निकाल सकती है और दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो एक्चुअल में तो ये प्योर ब्लड है, एक्चुअल में तो ये प्योर ब्लड है, लेकिन गैसेस के आधार पर हम इसे इनप्योर ब्लड कहते हैं क्योंकि इस ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के बाद में ये बन जाती है हमारी रिनल वेन, और रिनल वेन किसके साथ जुड़ जाता है, हमारे इन्फीरियर वेना कावा के साथ जुड़ जाती है। और यही इन्फीरियर वेना कावा इस ब्लड को कहाँ लेके जाती है, ऊपर की तरफ ले जाती है ना। तो ये हमारे हार्ट के पहले चैम्बर में चला जाता है। तो यानी कि किडनी से निकलकर ब्लड हमारा इन्फीरियर वेना कावा में मिल जाता है। अब यहाँ पर इस सर्कुलेशन को क्या कहेंगे, रिनल सर्कुलेशन। रिनल सर्कुलेशन यानी कि अब हम जब आपसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिनल सर्कुलेशन, यानी कि रिनल सर्कुलेशन के चित्र को मतलब डायग्राम को रेखांकित करिए उसके, तो आपको हार्ट और किडनी के डायग्राम को दिखाना है, बीच में इसके कनेक्शन को नहीं दिखाना। यहाँ से एक ब्रांच निकली सीधे नीचे आई और नीचे से ब्रांच निकली किडनी को गई, इसको हमने बोलेंगे रिनल आर्टरी। और यहाँ से जो एक और वेन निकली उसको बोलेंगे रिनल वेन, और जो इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा हार्ट में चली गई। तो हार्ट और किडनी के बीच के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिनल सर्कुलेशन कहते हैं, रिनल सर्कुलेशन कहते हैं। तो किडनी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करती है। तो रिनल वेन के अंदर प्योर ब्लड होता है एक्चुअल में, लेकिन इनप्योर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जबकि किडनी ही हमारे ब्लड को फिल्टर करती है मेन रूप में किडनी ही हमारे ब्लड को फिल्टर करती है। और किडनी जब खराब हो जाती है तो इसी को हम आर्टिफिशियली मजबूर होकर डायलिसिस कराते हैं। किडनी आपकी खराब हो गई और उसमें क्या होता है कि हम लेटते हैं, एक मशीन हमारे बराबर में लगाई जाती है, उस मशीन में से ब्लड गुजरता है और फिल्टर होकर हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो किडनी जो बाहर की मशीन है वही जो कि हमारा 5,000 10,000 रुपए का एक डायलिसिस होता है, वो किडनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके 24 घंटे काम कर रही है। तो इसलिए हमें किडनी का भी ध्यान रखना चाहिए। एक डायलिसिस की कीमत 5 से 10,000 रुपए तक हो सकती है। और ये आपको अगर आप डायलिसिस पर हैं, मतलब कोई पेशेंट है, तो हफ्ते में 2 बार भी जरूरत पड़ सकती है, 3 बार भी जरूरत पड़ सकती है। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा कॉस्ट हमारी किडनी अपना काम कर रही है। तो एक नॉर्मल भी 5,000 से अगर हम देखें और 2 बार भी हो रहा है तो 10,000 रुपये एक वीक की कॉस्ट है। 4 वीक की कॉस्ट कितनी हो गई, 40,000 रुपये हो गई। और 1 साल की कीमत लाखों में पहुंच जाएगी, जो कि हमारी किडनी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है। तो हमें किडनी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किडनी खराब हुई तो हमारे डायलिसिस की नौबत आ सकती है। किडनी खराब होने का सीधा एक इंडिकेशन है कि आपका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ना। क्रिएटिनाइन लेवल ब्लड के अंदर 0 से लेकर 1 तक होता है।
अगर क्रिएटिनिन लेवल आपको ये देखना है कि हमारी किडनी ठीक है या नहीं है, तो क्रिएटिनिन लेवल 0 से लेकर 1 तक होता है, इतना आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, यानी कि चल रहा है, ठीक से काम चल रहा है। लेकिन जैसे ये 1 को क्रॉस करता है तो आपकी किडनी के डैमेज होने के चांसेस उतने ही बढ़ते चले जाते हैं। और अगर ये 6 से ऊपर चला जाए तो आपको डायलिसिस की नौबत आ जाती है ना। अगर ये 6 से ऊपर चला जाता है क्रिएटिनिन लेवल आपके ब्लड का, तो इसका मतलब अब आपको डायलिसिस की जरूरत है और अब आपको आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर कराने की जरूरत है। तो ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझ आया किडनी का हमारा सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं रेनल सर्कुलेशन, है ना। रेनल सर्कुलेशन क्लियर है। अब थोड़ा बहुत जो हिस्सा बचता है वो एक और हमारी ब्रांच यहां से निकलती है, इसको हम बोलते हैं लोअर आर्टरी। लोअर आर्टरी, लोअर आर्टरी जो हमारी है ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पहुंचाती है, हमारे लोअर पार्ट्स को पहुंचा देती है। हमारे थाइज हैं, हमारे दोनों घुटने हैं, हमारी काफ मसल्स हैं, हमारे दोनों पैर हैं, तो इनको भी तो प्योर ब्लड की सप्लाई चाहिए। दोनों पैरों को, दोनों घुटनों को, दोनों थाइस को, हमारे यूट्रस के एरिया को, वजाना के एरिया को, हमारे नाभि के नीचे के एरिया को, इन सबको जो प्योर ब्लड की सप्लाई जाती है वो किससे जाती है, लोअर आर्टरी से चली जाती है। लोअर आर्टरी से चली जाती है। लोअर आर्टरी के ब्लड का यूज ये कर लेते हैं सारे ऑर्गन्स नीचे के, और उसको इनप्योर कर लोअर वेन के द्वारा, ये है हमारी लोअर वेन के द्वारा हमारे इंफीरियर वेना कावा में मिला दिया जाता है। तो ये फिर इंफीरियर वेना कावा कहाँ पहुंचती है, हार्ट के पहले चैम्बर में पहुंचती है। ये हार्ट का पहला चैम्बर दूसरे चैम्बर में ब्लड को भेजता है, दूसरा चैम्बर लंग्स के पास भेजता है, लंग्स इसको प्योर करके हार्ट के तीसरे चैम्बर में भेजता है, तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में आता है, और चौथे चैम्बर से फिर ये अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर घूमता रहता है। ये एक फॉर एग्जाम्पल डायग्राम है, एज इट इज ऐसे नहीं होता है, ये केवल समझाने के लिए है कि ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो रहा है। एक वे है कि इस वे से हमारी बॉडी में सर्कुलेशन घूमता है ना। तो अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, भाई पूरा कंप्लीट डायग्राम बनाओ। तो कंप्लीट डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन। इसका क्या नाम है, सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन। सिस्टम से हो रहा है, पहले वहां पहुंचता है, फिर वहां पहुंचता है, फिर वहां पहुंचता है। या ग्रेटर सर्कुलेशन, ग्रेटर का मतलब बड़ा सर्कुलेशन, ग्रेटर सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, या हमारा सिस्टमैटिकली सर्कुलेशन, ऐसे अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं। तो ये हमारे को पूरा का पूरा डायग्राम हमारे को समझ आना चाहिए। छोटे छोटे डायग्राम में पूछा जा सकता है पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाइए, पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, हमारा लंग्स होता है। सर्कुलेशन का मतलब हार्ट और लंग्स का कनेक्शन दिखाना है ना। तो हार्ट और लंग्स का कनेक्शन क्या है कि हार्ट और लंग्स का कनेक्शन क्या है कि हार्ट बनाया हमने और लंग्स बना दिया। तो हार्ट के चौथे चैम्बर से ब्लड हमारे लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स से हमारा तीसरे चैम्बर में आ रहा है। यही हमारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है। तो पहला डायग्राम हमारा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन का हो गया। दूसरा जो डायग्राम है वो मैंने आपको बताया हेपेटिक सर्कुलेशन का, है ना। हेपेटिक सर्कुलेशन, हार्ट और लीवर का कनेक्शन। तीसरा मैंने आपको बताया हेपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन, हेपेटिक पोर्टल वेन सर्कुलेशन, जिसमें हमारा पोर्टल जुड़ गया, हमारा लीवर जुड़ गया और हमारा हार्ट जुड़ गया, है ना, इन तीनों को। और चौथा मैंने आपको बताया हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन उस पाइपलाइन को कहते हैं जो पोर्टल हमारे लीवर के साथ जुड़ जाती है। जो हेपेटिक जो पोर्टल वेन जो लीवर के साथ जुड़ती है और लीवर उसको फिल्टर करता है। लीवर के पास ही सारी चीजें जाती हैं। मैं बार बार डाइजेस्टिव सिस्टम से कह रहा हूं आप लोगों को कि हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे वो फिर वो एब्जॉर्ब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर हो, चाहे लिम्फ वेसल्स के अंदर हो, कोई भी चीज कहीं भी एब्जॉर्ब होती है वो पहले कहाँ जाती है, लीवर के पास जाती है। लीवर ही उसका यूज करता है। जैसे कि हमारे लिम्फ वेसल्स में फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होता है, और ये फ्री फैटी एसिड कहाँ पहुंचते हैं, लीवर के पास पहुंचती है। लीवर इस फ्री फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल में करता है। लीवर ही फ्री फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। अगर आपने घी तेल अच्छी क्वालिटी का खाया होगा तो गुड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। अगर आप घी तेल खराब क्वालिटी का खाया होगा तो बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। और हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है, गुड कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HDL, हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन।
हाई डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी कि हाई क्वालिटी वाला हमें चाहिए। हम हर चीज कहते हैं क्वालिटी वाली चीज चाहिए, तो हाई क्वालिटी का मतलब HDL, हाई का मतलब हाई हो गया, डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन यानी कि हाई क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल चाहिए। लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, ये तो लो कैटेगरी का है, ये तो लो चीज है, ये तो बेकार है। तो उससे समझ आएगा हमें LDL यानी कि लो डेंसिटी ऑफ लिपोप्रोटीन, जो लो क्वालिटी का है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बेकार है, हमारे लिए खतरनाक है ना। हमारे हार्ट अटैक का कारण हाई डेंसिटी वाला कभी नहीं बनता, HDL कभी हमारे को हार्ट अटैक नहीं लेकर आएगा, उल्टा वो हमारे को हार्ट अटैक से बचाएगा। LDL हमारे को हार्ट अटैक लेकर आता है। LDL हमारे को हार्ट अटैक का एक मेन कारण LDL है, इसलिए हमें डालडा वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। डालडा पहले बहुत यूज होता था घरों में, गगन के नाम से, गगन कंपनी का था, है ना, रथ के नाम से आता था पहले। तो ये जो डालडा है ये सबसे बड़ा हमारे हार्ट की बीमारी का कारण है। भारत सरकार ने तो इसको बैन भी कर रखा है, यानी कि क्योंकि हार्ट की सबसे बड़ी बीमारियों का कारण डालडा जो ऑयल है उसको हम मानते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा, चौथा हमारा हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन हो गया, और ये सब एब्जॉर्ब होने के कहां जाएंगे, लीवर के पास जाएंगे। और अगर हम बैड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, खराब घी तेल खा रहे हैं, तो लीवर के अंदर ही वो कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। मैंने बताया ना कि भाई लीवर को भी तो पता कि अगर मैं इसे आगे भेजूंगा तो ये शरीर के लिए नुकसान है, तो अल्टीमेटली लीवर अपने पास रखेगा। अपने पास रखेगा तो कितनी देर तक रख सकता है, तो इसी को हम कहते हैं फैटी लीवर हो जाना। फैटी लीवर हो जाना मतलब कि लीवर अपने पास इतना फैट जमा कर लिया है कि वो मजबूर है कि वो आगे नहीं भेज सकता। आगे भेजेगा तो वो आर्टरीज ब्लॉक कर देगा, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ब्लॉक कर देगा। तो लीवर हमारा इतना वफादार है कि वो शरीर को बचाने के चक्कर में अपने को बीमार कर लेता है, और इसी को हम बोलते हैं लिवर इनलार्जमेंट या फैटी लिवर होना, है ना। हिपेटोमेगली, अगर आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये वर्ड आ जाए हिपेटोमेगली, इसका मतलब आपका लिवर इलाज हो रहा है, फैटी हो रहा है। और फैटी लिवर के भी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड है, सीवियर है, और अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो फैटी लिवर फर्स्ट आ रहा है तभी हमें सचेत हो जाना चाहिए कि हमारा लिवर बेचारा बीमार हो रहा है, अब इसे हमें बीमार नहीं और अच्छा करना है ना। और फिर इसके बाद जो हमारा सर्कुलेशन आएगा, इसके बाद हमारा सर्कुलेशन कहां पहुंचा, किडनी के पास पहुंचा। इसको हम बोलते हैं रीनल सर्कुलेशन। रीनल सर्कुलेशन यानी कि आपकी किडनी और आपके हार्ट के बीच में कनेक्शन जो बताएगा वो हमारा कौन सा बताएगा, रीनल सर्कुलेशन बताएगा। तो रीनल सर्कुलेशन हमारा इस तरीके, और रीनल का अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं किडनी के चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे हमारा फिल्टर होती है, कौन कौन सी चीजें बाहर आती हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इनमें दो तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जिनको हमारा बॉडी नेचुरल तरीके से बना रही है, इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट जिनको हम जानबूझकर खा रहे हैं। जैसे आप चाउमीन खा रहे हैं तो उसमें अजीनोमोटो है, वो हम जानबूझ के तो खा रहे हैं, तो ये हमारे जानबूझकर खाया हुआ गंदगी है, यानी कि वो हमारे लिए टॉक्सिन्स हैं। हम काजू कतली खाते हैं तो बर्फी के ऊपर जो सिल्वर की फॉइल चढ़ी हुई है, हम जानबूझकर खा रहे हैं, हमें पता है, लेकिन वो हमारे लिए नुकसान है, तो फिर भी हम टेस्ट के रूप में उसे खाते हैं। हम मैंगो शेक पी रहे हैं, जितना उसमें मैंगो नहीं है उससे ज्यादा तो उसमें कलर है, तो हम जानबूझकर खा रहे हैं। हम वेफर्स खाते हैं, हम पैकिंग फूड खाते हैं, तो उस पैकिंग फूड के साथ में हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जाते हैं। चिप्स खाते हैं, केमिकल जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, केमिकल जाते हैं। तो ये हमारे जानबूझकर इनटेक करने वाले इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट उनको कहते हैं जो हम अपने खाने को डाइजेस्ट करते समय टॉक्सिन्स को बनाते हैं, है ना। घर के अंदर भी दो तरीके के कूड़े हो सकते हैं, जैसे हम सब्जी लेकर आते हैं, हम फूल गोभी लेकर आए, अब उसमें डंठल थोड़ी खा जाएंगे, तो डंठल तो ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। भाई अगर हमें फूल गोभी खानी है तो डंठल के रूप में कूड़ा आएगा ही आएगा, वो तो ऑर्गेनिक हो गया। लेकिन एक कूड़ा हम अपने जूतों से लेके जाते हैं, है ना, हम कुछ और लेके चले जाते हैं, कुछ कूड़ा करकट वहां फैला देते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक है जिसको हम रोक सकते हैं। ऑर्गेनिक को तो रोक नहीं सकते, भी अगर हमें फूल गोभी खानी है तो डंठल तो आएगा ही आएगा उसके साथ। हमें कटहल खाना है तो उसका छिलका तो आएगा ही आएगा, वो छिलका तो बनेगा ही बनेगा, निकलेगा ही उसमें से। तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन इनऑर्गेनिक वेस्ट को हम रोक सकते हैं।
ठीक है। तो किडनी हमारी फिल्टर करती है और किडनी के बाद में ये हमारा सर्कुलेशन कहलाता है, यानी कि रीनल सर्कुलेशन, जिसमें हमें ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में लोअर सर्कुलेशन अगर पूछा जाए, लोअर सर्कुलेशन का मतलब कि ये और ये का कनेक्शन हमें दिखाना होगा। लोअर सर्कुलेशन जो कि लोअर आर्टरी और लोअर इंफीरियर आर्टरी के द्वारा, यानी कि ये जो इंफीरियर आर्टरी नीचे की तरफ आ रही है, यहां से जो हमारा ब्लड यहां पहुंचा, इसका और इसका हार्ट का कनेक्शन हम दिखाएंगे तो लोअर सर्कुलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है सर्कुलेशन। इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन, कंप्लीट सर्कुलेशन और सिस्टमैटिकल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं।